नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ देखे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने वाले, है ना। ये सारे हम लोग क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर और एक चीज़ देखते हैं। एक टर्म होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये होता क्या है? ये होता है ऐसा, सपोज करिए ए से बन रहा है 2b, ए से बन रहा है 2b, t इक्वल टू 0 पे बोला गया इसका 5 मोलर लिया गया है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो इसमें का 2 रिएक्ट कर गया, 5 माइनस 2 बचा है, 2 रिएक्ट कर गया तो इसका 4 बनेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है कि 1 में से कितना रिएक्ट करेगा, 1 में से कितना रिएक्ट करेगा। यहाँ 5 में से कितना रिएक्ट किया है तो 2, तो अगर 1 लेते तो उसमें से कितना रिएक्ट करता तो 2/5, तो यही कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? 1 में से कितना रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही बात? इनिशियल जितना लिए थे वो अपॉन में रहेगा और उसमें जितना रिएक्ट किया है वो न्यूमरेटर में रहेगा, जितना रिएक्ट किया वो न्यूमरेटर में, इनिशियल जितना लिए थे वो नीचे। तो यही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहलाता है परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं। अल्फा को हम लोग लिखते हैं ऐसा, नंबर ऑफ मोड्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोड्स। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल डिसोसिएट हो गए अपॉन इनिशियली उसमें कितना लिए थे, इनिशियली जितना लिए थे उसमें से कितना का डिसोसिएशन हुआ है, यही कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इस चीज को नोट करिए वहां पे। नोट कर लिया? चलो, अब जैसे हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, मान लेते हैं 2HI गैस, इससे बन रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस, ठीक है। 2HI गैस से बन रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस। T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन था C। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसमें का कुछ रिएक्ट कर लेगा, मान लेते हैं X, तो इसका बचेगा कितना, तो C माइनस X। अगर इसका X रिएक्ट किया है तो इसका कितना बनेगा, तो इसके 2 से इसका बनता है 1, तो इसके 1 से इसका बनेगा 1/2, और इसके 1 से इसका 1/2 बनेगा तो X से कितना बनेगा, तो x/2, या इसका भी कितना बनेगा, तो x/2। ऐसे में अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना होगा तो कितना बताएंगे, तो X रिएक्ट किया है और इनिशियल कितना लिए थे C, तो X अपॉन C, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे मान लीजिए आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना हुआ तो आप किसकी वैल्यू बता रहे होंगे, तो X अपॉन C की। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C माइनस 2X। ये कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करा लिया हमने यहाँ पे। इस बार हमने कितना रिएक्ट करा दिया, 2X। अच्छा, ये वाला X और ये वाला 2X ये अलग अलग होगा, मतलब मान लेते हैं 2X डैश है ये, ठीक है। इस बार आपने रिएक्ट कितना करा दिया, 2X डैश, तो इसका कितना बनेगा, इसके 2 से इसका 1 बनता है, तो 2X डैश से इसका X डैश बनेगा, और इसका भी कितना बनेगा, X डैश। ये 2X डैश और ये X बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू का दूसरा नाम रख दे रहे हैं, नाम अगर उसका चेंज कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो जाएगी ना।
आपने उस वेरिएबल को यहाँ पे x बोल दिया, उसी वेरिएबल को यहाँ पे 2x डैश बोल दिया, तो ऐसा थोड़ी कि इससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ है तो वही वैल्यू यहाँ पे भी होगी। मतलब ये x जो है वही 2x डैश के बराबर है, हमारा लिखने का तरीका बदल गया बस, उसके अकॉर्डिंग इधर भी चीज़ें बदल गई। पहले यहाँ x/2 था, अब यहाँ पे क्या है, x डैश है। हाँ, इससे लिखने में थोड़ा आसानी होता है। एक्चुअली यहाँ x/2 आ गया है तो कैलकुलेशन वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर कोफिशिएंट को इन्वॉल्व करा लेंगे तो आसानी होती है लिखने में और कैलकुलेशन भी ईजी होते हैं। हाँ, यहाँ अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना होता तो कितना बताते, 2x डैश इस बार रिएक्ट किया है कितने में, c में, तो 2x डैश अपॉन c होता है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रही बात? या फिर आप चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा। मतलब ये बेसिकली क्या है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो C माइनस C अल्फा। मतलब C था इनिशियली, अभी बचा कितना है, C माइनस C अल्फा। मतलब रिएक्ट कितना किया है, C अल्फा। ये ऐसा है कि 1 में से करता है अल्फा रिएक्ट, तो C में से कितना रिएक्ट करेगा, तो C अल्फा। 1 में से अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो 1 में से अल्फा रिएक्ट करेगा, तो C में से कितना रिएक्ट करेगा, C अल्फा। तो बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा। उसमें से C कॉमन ले लेते तो ऐसा होता है C1 माइनस अल्फा। रिएक्ट हमने कितना कराया है, C अल्फा। तो कितना बनेगा इसका, इसके 2 से 1, तो 1 से 1/2, तो C अल्फा से C अल्फा बाई 2, या इसका भी कितना बनेगा, C अल्फा बाई 2। इस बार अल्फा की वैल्यू अगर बतानी है तो अल्फा के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पे अल्फा के बराबर हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 माइनस 2 अल्फा, इसको इन्वॉल्व करा लिया और अल्फा डैश कर देते हैं यहाँ पे, जो कोफिशिएंट है उसको यहाँ इन्वॉल्व करा दिया। इस बार रिएक्ट आपने कितना करा दिया, ये हो गया C माइनस 2C अल्फा डैश। इस बार आपने रिएक्ट कितना करा दिया, 2C अल्फा डैश। तो इसका कितना बनेगा, 2C अल्फा डैश से इसका कितना बनेगा, C अल्फा डैश बनेगा, नहीं, या इसका भी कितना बनेगा, C अल्फा डैश। इस बार अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना होता तो 2 अल्फा डैश बता रहे होते हम लोग। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाता है, तो 2 अल्फा डैश। रिएक्ट हमने 1 में से कितना कराया है, 2 अल्फा डैश रिएक्ट कराया है, ठीक है। तो आप इन चारों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जो हम लोग लिखते हैं ना, इनिशियल इतना, इक्विलिब्रियम पे इतना इतना। तो आप चाहे तो x के टर्म्स में लिखें इस तरीके से या इस तरीके से, या आप चाहे तो अल्फा के टर्म्स में लिखें इस तरीके से या इस तरीके से। हाँ, अगर कोफिशिएंट सेम है तब फिर ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो इन्वॉल्व करा लेना उसको ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन जो बनेगा वो थोड़ा सा ईजी बनेगा, बाकी और कुछ नहीं है। आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, किसी भी तरीके से लिखिए, आंसर हर जगह से सेम आएगा। बस वही है, कैलकुलेशन किसमें ईजी है। तो अगर कोफिशिएंट्स डिफरेंट होते हैं तो उनको अगर इन्वॉल्व करा लेते हैं तब फिर जो इक्वेशन बनता है वो ईजी बनता है। खैर, तो ये समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है और किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन में, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। चलिए वीडियो को पॉज करिए और इस चीज़ को नोट करिए वहाँ पे। नोट कर लिया, चलिए। जैसे ऐसा बोला गया, इस रिएक्शन का केपी हमें बता दिया गया, कुछ भी मान लेते हैं, एक बार 100 मान लेते हैं, 100 ATF स्क्वायर, ठीक है।
बोला गया टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 ATM। कैलकुलेट अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये दो चीजें हमें बता दी गई, केपी बता दिया गया और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बता दिया गया। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो T इक्वल टू 0 पे इसका मान लेंगे कंसंट, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स था वो था 1, खुद से मान लेंगे। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इसमें का कुछ रिएक्ट करा दीजिए, 2x रिएक्ट करा दीजिए कोफिशिएंट को इन्वॉल्व कराते हुए। तो इसका कितना बनेगा x और इसका कितना बनेगा 3x बनेगा ऐसा। अब वाला इक्वेशन यूज करते हैं क्या, Kp इज इक्वल टू Kn इंटू P बाई सिग्मा n रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। Kp हमें दिया गया इसका कितना 100 इज इक्वल टू Kn। Kn क्या लिखेंगे, तो x इंटू 3x का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर हमें दिया गया 10 ATM अपॉन टोटल मोल्स 1 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x, मतलब 1 प्लस 2x हो जाएगा रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना हो गया 4 माइनस 2 मतलब 2 हो गया है ना। इसको सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 में से कितना रिएक्ट किया, तो 1 में से कितना रिएक्ट किया है 2x, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ किसके बराबर हो जाएगी 2x के बराबर। x निकाल के 2x की वैल्यू बतानी है हमें। समझ आ रहा है ये? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, या नोट करना चाहें इसको तो नोट कर लीजिए। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। बोला जाता है, क्वेश्चन ऐसा है, PCl5 इज फाउंड टू बी 50% dissociated at a total pressure of 5 ATM at equilibrium. Calculate Kp for the reaction, और रिएक्शन हमें दे दी गई PCl5 गैस ये डिसोशिएट करके PCl3 गैस और Cl2 गैस इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे में करेंगे क्या, हमें क्या निकालना है Kp, है ना। कैलकुलेट Kp, तो T इक्वल टू 0 पे इसका मान लीजिए 1 मोल है, 1 मोल हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आया तो 1 में से कुछ x मान लेते रिएक्ट कर गया, तो ये कितना बना तो x और ये कितना बना तो x। ठीक है, Kp इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Kn, Kn क्या हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना होगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 मतलब 1, तो रेज टू द पावर 1। ठीक है, ये एक तरह से क्या आ गया Kp इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर P। ऐसा आ गया, नहीं समझ आ रही है बात। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैल्यूज रख के क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज रखी जाए तो Kp इज इक्वल टू एक्स कितना बताया गया है, कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है तो 50%, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, अल्फा 0.5 हो जाएगा, और 1 में से ही x डिसोसिएट करा रहे हैं, मतलब ये अल्फा ही है एक तरह से, है ना। तो 0.5, तो x की वैल्यू 0.5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर
इनटू टोटल प्रेशर हमें 5 atm बताया गया है। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग Kp की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके Kp की वैल्यू आ जाएगी। अब होता क्या है, इसी में दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि टोटल प्रेशर को अगर बढ़ा के हम लोग 10 atm कर दे रहे हैं तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा या परसेंट डिसोसिएशन कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। इसी में बोला जाएगा कि टोटल प्रेशर को अगर इक्विलिब्रियम पे बढ़ा के हम लोग 10 atm कर दें तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो Kp की वैल्यू चेंज नहीं होगी। Kp की ये जो वैल्यू है यही वैल्यू रहेगी। हाँ, टोटल प्रेशर चेंज हो गया है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा। ये जो आया है Kp 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू 5, यही Kp होगा। हाँ, इस बार क्या होगा, x की वैल्यू चेंज हो गई होगी क्योंकि p की वैल्यू चेंज हो गई है। p इस बार कितना हो गया है 10। हाँ, इस बार आपको x अब निकालना है तो एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करके यहाँ से x निकालेंगे, वो आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या फिर ये अल्फा ही है एक तरह से, x क्या है अल्फा ही है, तो Kp इज इक्वल हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू p। तो बोला जाएगा यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये लिखिए Kp और p के टर्म्स में। अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Kp एंड p, तो इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, अल्फा स्क्वायर का एक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Kp एंड p लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात। जैसे सॉल्व अगर कर लिया जाए तो Kp माइनस Kp इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर p, इसको उधर ले जाके अल्फा स्क्वायर कॉपन ले लेंगे तो Kp प्लस p आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, Kp अपॉन Kp प्लस p, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे बेस्ड। इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वेपर डेंसिटी के टर्म्स में। वेपर डेंसिटी समझते हैं, वेपर डेंसिटी ये किसी गैस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं और ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ऐसा होता है ना। किसी गैस के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ये हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये अगर गैसेस मिक्सचर है, अगर कई गैसेस का मिक्सचर है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है मान लेते हैं, ये सब गैसेस हैं, मिक्सचर है अगर इनका, तो मिक्सचर के लिए जो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, उसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो वेपर डेंसिटी आ जाता है मिक्सचर का। ठीक है वही चीज़, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। अगर सिर्फ एक गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर गैसेस मिक्सचर है तो मिक्सचर के एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये होता है वेपर डेंसिटी मिक्सचर का। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी के टर्म्स में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। एक्चुअली है क्या, जैसे मान लीजिए N2O4 है, ठीक है, गैस, ये डिसोसिएट करेगा और बनाएगा 2NO2 गैस। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे सपोज करिए इसका 1 मोल था। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आएगा तो इसमें से कुछ x मोल रिएक्ट कर जाएगा, तो इसका कितना बनेगा 2x मोल। ठीक है, तो इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट M एवरेज
एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इस मिक्सचर का क्या होगा, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल्स इन मिक्सचर। टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स मोल N2O4 का है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 64 और 28, 64 और 28 मतलब कितना हो जाएगा 92। ठीक है, तो ये इतना वेट किसका हो गया, N2O4 का हो गया, प्लस 2x मोल किसके हैं, NO2 के हैं, तो उसका 2x मोल है इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 46 है। तो ये टोटल वेट हो गया मिक्सचर का अपॉन टोटल मोल्स इन मिक्सचर। तो टोटल मोल्स कितना हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस 2x। अच्छा, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो 92 माइनस 92x प्लस ये कितना हो गया 92x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो 92x कैंसिल हो गया। इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया, तो 92 अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा आ गया नहीं। इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, 92 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है शायद, नहीं। एक्स ज़्यादा होगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाएगा, एक्स कम होगा तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाएगा। और x ही शायद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, क्योंकि 1 में से जितना डिसोसिएट करता है वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अगर आप यहाँ पे अल्फा लिख देते तो 1 में से जो रिएक्ट करता है वही तो अल्फा होता है, तो ये 2 अल्फा हो जाता। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी 1 प्लस अल्फा आ जाता। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है मिक्सचर का वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को 2 से अगर डिवाइड कर दें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोला जाता है। वेपर डेंसिटी किसका हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हो जाएगा वो। तो हम लोग को यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि वेपर डेंसिटी अल्फा पे डिपेंड करेगा, नहीं। इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे आप तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी अपॉन 2 कर दीजिए, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो गया 46 अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो ये जो अल्फा है ये मिक्सचर के वेपर डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। आप ऐसा बोलिए कि वेपर डेंसिटी जो मिक्सचर का है वो अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, या उल्टा बोलिए अल्फा जो है वो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग का काम ये है कि अल्फा के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे जो वेपर डेंसिटी पे बेस्ड होगा। वो फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना बताने के लिए, इतना समझाने के लिए दिखाया था मैंने कि अल्फा जो है वो मिक्सचर के वेपर डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग देखें हम लोग। और अब हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है अल्फा का, dt माइनस डी अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे dt क्या होता है, तो ये होता है, कहलाता है थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी, और do क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी या एक्चुअल वेपर डेंसिटी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। पहले इस फॉर्मूले को लिखिए आप वहाँ पे और ये सारी चीज़ें नोट करिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ क्या है कैसे आता है। ठीक है, पहले इसको नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए। जैसे अभी जो रिएक्शन हम लोग लिए थे वही रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। N2O4 गैस, इससे बन रहा है 2NO2 गैस। T इक्वल टू 0 पे हमने वहां पे रखा 1 मोल N2O4। ठीक है,
कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो N2O4 डिसोसिएट करके कन्वर्ट हो गया NO2 में, कुछ कन्वर्ट हुआ, कुछ अभी बचा है, ठीक है। जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो इसमें का कुछ अल्फा रिएक्ट कर गया, ये बना 2 अल्फा, ये बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों चीजें हैं। कंटेनर में लेकिन हमने क्या रखा था स्टार्टिंग में? कंटेनर में हमने सिर्फ क्या रखा था? N2O4। मतलब थियोरेटिकली हमने वहां कौन सी चीज रखी थी हमने? तो N2O4 रखा था। तो उसकी जो वेपर डेंसिटी होगी वो कहलाएगी थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी। जो रिएक्टेंट है उसका जो वेपर डेंसिटी है वो कहलाएगा थियोरेटिकल वेपर डेंसिटी। मतलब जैसे यहाँ पे N2O4 रिएक्टेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 92, तो 92 को 2 से डिवाइड कर देंगे 46, तो यहाँ पे dt कितना हो जाएगा? तो dt हो जाएगा 46। हो सकता है ये आपको क्वेश्चन में दिया जाए, हो सकता है ना दिया जाए। अगर दिया गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो dt आ जाएगा। थियोरेटिकली हम लोग रिएक्टेंट रखे, थियोरेटिकली, बट एक्चुअल में वहां पे ये चीजें हैं। थियोरेटिकली तो हमने बस 1 मोल N2O4 रखा था, बट एक्चुअल में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो वहां पे ये दोनों चीजें हैं, NO2 भी है और N2O4 भी है। तो dt क्या है? जो रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, जो रिएक्टेंट है उसकी वेपर डेंसिटी, ठीक है। DO क्या है? ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तब जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसकी वेपर डेंसिटी है DO, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे बोल दिया गया कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसका वेपर डेंसिटी है 40, ये क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। चलिए दूसरी चीज N क्या है? N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट। 1 मोल रिएक्टेंट से कितने मोल प्रोडक्ट बनते हैं ये? तो 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट बनता है? तो 2 मोल। तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू हो जाएगी 2। अब आपको dt पता है, DO पता है, N पता है, तो क्या आप अल्फा निकाल सकते हैं इसके लिए? तो अल्फा निकाल सकते हैं। dt माइनस DO अपॉन N माइनस 1 इंटू DO, मतलब ये 6 अपॉन ये 1 हो गया, 6 अपॉन 40, ये हो गया यहाँ का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। बोला जाएगा इसके लिए इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी 40 है, तो बताइए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? ये भी नहीं बताया जाएगा, ये भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये दे देंगे इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी 40 है, तो बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी बता दिया गया, मतलब क्या बता दिया गया? DO। dt कैसे आएगा? तो जो रिएक्टेंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, dt आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या रखना है? DO ही रखना है। N क्या है? 1 मोल रिएक्टेंट से कितना मोल प्रोडक्ट बना? तो ये रिएक्शन को देख के हम लोग निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बातें? चलिए, तो इस तरीके से निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी के हेल्प से। उसमें जो लिखना चाहें आप लिख लें, नोट कर लें अपने हिसाब से। हो गया? नोट कर लिए? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब एक टर्म होता है रिएक्शन कोशेंट, Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिएक्शन कोशेंट। इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है। जैसे सपोज करिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB, इससे बन रहा है CC प्लस DD। जो हम लोग जनरल रिएक्शन ले रहे थे, सब कुछ गैस फेज में मान लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं। तो इसके लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है Q। और जैसे KC KP अलग अलग होते थे, उसी तरीके से QC QP अलग अलग होगा। QC अगर डिफाइन करना है तो वैसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C D रेज टू द पावर D अपॉन A रेज टू द पावर A
बी रेज टू दी पावर बी। जैसे केसी को डिफाइन करते थे वैसे ही क्यूसी को डिफाइन करते हैं। तो बात आती है कि डिफरेंस क्या है फिर, तो क्यों डिफाइन किया गया अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस है ये जो एक्सप्रेशन है यही एक्सप्रेशन अभी क्यूसी कहला जा रहा है, यही एक्सप्रेशन को हम लोगों ने केसी बोला था। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन केसी का होगा तो यहां जो कंसंट्रेशंस हैं वो इक्विलिब्रियम वाले कंसंट्रेशन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम वाले। वो कंसंट्रेशन किस टाइम के होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के, ये बात हम लोगों ने देखी थी। लेकिन अगर आप किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन रख दे रहे हैं तब जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूसी। किसी भी टाइम का अगर कंसंट्रेशन रख के यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, क्यूसी। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन रख के निकाल रहे हैं तब फिर इसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग, केसी। अब बात ये आती है कि निकाले क्यों क्यूसी, क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट क्यों की। तो क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करने का पर्पस है हमारा कि क्यूसी को हम लोग करेंगे कंपेयर केसी से और ये पता लगाएंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है। अगर आपने क्यूसी कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू रिएक्शन के केसी के बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है, इनका कंसंट्रेशन उतना ही है जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। ए बी सी डी का कंसंट्रेशन उतना ही है जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है नहीं, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ गई तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी वहां पे इक्विलिब्रियम पे है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस टाइम पे ऐसा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्यूसी कैलकुलेट किया और वो केसी से ज्यादा आ गया, आपने क्यूसी कैलकुलेट किया और वो केसी से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ये केसी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इनका कंसंट्रेशन सी और डी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए या तो उससे ज्यादा है, या फिर इनका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे कम है। तभी तो ओवरऑल ये वैल्यू केसी से ज्यादा आएगी। इक्विलिब्रियम पे ये कंसंट्रेशन जितने होने चाहिए उससे या तो ज्यादा हो गए हैं या फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया है। इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे। तो पहली बात ये बताइए कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, नहीं, इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे होता तो केसी के बराबर होता क्यूसी, क्यूसी अभी बड़ा है केसी से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी। और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ये हमें बताना होता है। तो क्यूसी अगर केसी से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, इनका कंसंट्रेशन या तो ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे, या इनका कंसंट्रेशन कम है इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे। तो दोनों ही केस में रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहेगा, फॉरवर्ड में होना चाहेगा या बैकवर्ड में होना चाहेगा। तो इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इनको घटाना है तो रिएक्शन किधर जाए, बैकवर्ड में। या इनका कंसंट्रेशन कम है, इसको बढ़ाना है तो रिएक्शन बैकवर्ड में। बात समझ में आ रही है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से ज्यादा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होना चाहेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे में रेट किसका ज्यादा होगा, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा, तभी बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रही होगी, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा फाइनली। ये बात क्लियर हो रही है। हाँ, वही अगर क्यूसी आपने कैलकुलेट किया और वो लेस देन केसी आ गया तो चीजें रिवर्स हो जाएंगी। इसकी वैल्यू केसी से कम है, मतलब इनका कंसंट्रेशन या तो इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे कम है या फिर इनका जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। ये कम है चाहिए ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए ये कम है तो रिएक्शन किधर आना चाहिए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या अगर ये ज्यादा है तो भी किधर जाना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। और ऐसे में रेट किसका ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का या बैकवर्ड रिएक्शन का, तो फॉरवर्ड का ज्यादा होगा, तभी फॉरवर्ड रिएक्शन हो पाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो पाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं। तो हम लोग क्यूसी क्यों कैलकुलेट किया, समझ में आया। हाँ, ये क्यूसी का एक्सप्रेशन हुआ। अगर आप प्रेशर के टर्म्स में निकालना चाहें तो क्यूपी उसको बोल देंगे और वही चीज करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर बी।
हाँ, QC को KC से कंपेयर करेंगे और QP को KP से। ऐसा नहीं कि QC को KP से कंपेयर करने लगे, नहीं। QC है तो उसका KC से कंपैरिजन होगा, QP है तो उसका KP से कंपैरिजन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट किया जाए। वहाँ पे पहले यहाँ तक नोट करिए, इस चीज़ तक नोट करिए, उसके बाद मैं नोट कराता हूँ क्या लिखना है। पहले यहाँ तक नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए लिखते हैं। वहां पे लिखिए, इफ QC इज इक्वल टू KC, ये चीज लिखिए, इफ QC इज इक्वल टू KC, देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. लिखा इतना। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, if QC is greater than KC, then reaction shifts in backward direction, to attain equilibrium. Then reaction shifts in backward direction to attain equilibrium. Rate of backward reaction is greater than rate of forward reaction. Rate of backward reaction is greater than rate of forward reaction. लिखा। इसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इफ QC इज लेस देन KC, if QC is less than KC, then reaction shifts in forward direction, to attain equilibrium. Rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction. Rate of forward reaction is greater than rate of backward reaction. हो गया? चलिए, तो इसके हेल्प से हम लोग अब ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए बोला गया A गैस प्लस B गैस, इससे बन रहा है C गैस और D गैस। इस रिएक्शन का KC बता दिया गया 1, इस रिएक्शन का KC हमें बता दिया गया 1, और बोला गया एक कंटेनर हम लोग ले रहे हैं, उस कंटेनर में A रख रहे हैं, A का कंसंट्रेशन, उस कंटेनर में A का कंसंट्रेशन जो हमने रखा वो रखा है हमने 2 मोलर, B का कंसंट्रेशन 2 मोलर रखा है और C का कंसंट्रेशन 8 मोलर रखा है। ठीक है, बताना है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है।
और अगर नहीं है तो फिर किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा। तो निकाला जाए, इसका क्यूसी निकाला जाए। केसी तो हमें पता ही है, क्यूसी निकाला जाए। क्यूसी कितना आ जाएगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है 8 अपॉन ए का कंसंट्रेशन कितना है 2 और बी का कंसंट्रेशन कितना है 2, तो ये कितना हो गया 8/4 मतलब 2 हो गया। तो QC की वैल्यू KC के बराबर तो नहीं ही है, साथ में क्या दिख रहा है QC इज ग्रेटर देन KC, तो इसका मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बोलो सही बात है या नहीं है, बोलिए किधर शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये गलत हमने लिख दिया, नहीं सही बात नहीं है ना ये। क्यों सही बात नहीं, इसके QC का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ऐसा लिखेंगे ना। D नहीं है तो उसको छोड़ थोड़ी देंगे, D नहीं है तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू 2, मतलब QC कितना आ गया यहाँ पे 0, और QC अगर 0 है तो QC क्या दिख रहा है, लेस देन KC, और अगर QC लेस देन KC है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। अब आगे इसके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि बताइए जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो वहां A, B, C और D का कंसंट्रेशन कितना कितना होगा। तो हमें पता चल गया है अब कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ले जाइए कुछ, ये T=0 की चीज थी, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कुछ रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड में ले जाना है, मतलब इनको कुछ रिएक्ट करा देना है। तो x रिएक्ट करा दीजिए, तो 2 - x बचेगा। इसका x रिएक्ट किया है तो इसका भी x रिएक्ट करेगा, इसका भी 2 - x बचेगा। इसका x बनेगा, ऑलरेडी 8 है तो 8 + x हो जाएगा, और इसका 0 था तो इसका x ही रहेगा। तो अब मानते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो अब जो कंसंट्रेशन है क्या है, 8 + x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 - x इंटू 2 - x। ये ABCD का कंसंट्रेशन हो गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाना चाहिए। इसको 1 के बराबर करके x की वैल्यू को सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। समझ आ रही है बातें। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं इस पे बेस्ड, QC पे बेस्ड, रिएक्शन क्वेश्चन पे बेस्ड। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, Cl2 एंड PCl5, सब कुछ गैस फेज में है, आर फाउंड टू बी 2 मोलर, 1 मोलर एंड 4 मोलर respectively, 4 molar respectively for the following reaction at equilibrium taking place in a 2-liter container. पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट Kc और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl5 गैस। इस रिएक्शन में हमें PCl3, Cl2 और PCl5 का कंसंट्रेशन कितना कितना है इक्विलिब्रियम पे ये बता दिया गया है और बोला गया है कैलकुलेट Kc। ठीक है, तो इसके Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, जो कि इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। और ये जो कंसंट्रेशन हमें दिए गए ये इक्विलिब्रियम वाले ही हैं, बताया गया है फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Kc क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना है 4 मोलर, PCl3 का कंसंट्रेशन कितना है 2 मोलर और Cl2 का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। तो 4/2 मतलब कितना आ गया 2। इस रिएक्शन का Kc आ गया 2।
पहला क्वेश्चन था जो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक नोट करके केसी की वैल्यू ये लिख लीजिए। नोट कर लिया? चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 2 moles of Cl2 gas are added in above container, then calculate concentrations of each substance when equilibrium is re-established. ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी, हमने उसमें क्या किया, 2 मोल Cl2 और ऐड कर दिया। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे थी और कुछ ऐड कर दोगे तो उनका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो अब वैल्यू Kc के बराबर तो रह नहीं जाएगी, Qc की वैल्यू कुछ डिफरेंट हो जाएगी Kc से। तो Qc या तो हो सकता है बड़ा हो जाए या हो सकता है कम हो जाए, तो फिर रिएक्शन शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। फॉरवर्ड में जा सकता है या बैकवर्ड में जा सकता है, डिपेंड करेगा Qc Kc से छोटा है या फिर बड़ा है। तो जब फाइनली इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा तब PCl3, Cl2 और PCl5 का कंसंट्रेशन कितना कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए तो एक बार ट्राई करिए इसको खुद से, फिर मैं बताता हूँ। हाँ, ये मानिएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है एट सेम टेम्परेचर। वीडियो को पॉज करिए, ये क्वेश्चन नोट करिए और फिर करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आया आंसर? चलिए देखिए इधर, सबसे पहली बात कि हम लोग टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का Kc हमें पता है 2 है और वो 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पहले जब इक्विलिब्रियम था तो इसका कंसंट्रेशन 2 था, इसका 1 था और इसका 4 था। लेकिन अब हमने क्या किया है, वहां पे कुछ Cl2 मिला दिया है किसी टाइम पे, मान लेते हैं T टाइम पे मिला दिया होगा। तो Cl2 मिला देने से कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएंगे अब Cl2 गैस का। अब कितना हो जाएगा, Cl2 मिला है तो इसके कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 2 ही रहेगा। Cl2 का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 था, 2 मोल इसका मिला है तो 3 होगा या 2 होगा। इसका 1 मोलर कंसंट्रेशन था, ये है ना, ये मोलर है, ये मोल्स नहीं है, ये मोलर है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। और हम लोग Cl2 के कितने मोल मिला रहे हैं, 2 मोल मिला रहे हैं। तो एक तरह से कंसंट्रेशन हमने कितना ऐड किया, तो 2 मोल मिलाया है और 2 लीटर वॉल्यूम है, तो कंसंट्रेशन कितना ऐड हुआ, तो 1 मोलर ऐड हुआ ना। कंसंट्रेशन 2 मोलर ऐड नहीं हो रहा है, 2 मोल ऐड हो रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन कंटेनर का वॉल्यूम, तो 2/2 करेंगे तो 1 मोलर ऐड हुआ है। 1 ऑलरेडी था, 1 और ऐड हो गया तो ये भी हो गया 2 और ये 4 ही रहेगा। अब ऐसे में Qc अगर निकाला जाए तो 4/2 × 2, मतलब ये कितना आ गया, 1 आ गया। Qc की वैल्यू 1 आ गई, जो कि Kc से क्या दिखाई दे रही है, छोटी दिखाई दे रही है। तो अब रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो जब ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो हम लोग इसको फॉरवर्ड में ले जाएंगे, कुछ x मान लेते हैं, रिएक्ट करा देंगे।
तो इसका भी कितना रिएक्ट कर लेगा, तो x, और इसका कितना बन जाएगा 4 + x। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया होगा, तो अब ये जो कंसंट्रेशंस हैं इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, तो 2 है, मतलब इसको अब 2 के बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अगर सॉल्व किया जाए तो 4 + x डिवाइडेड बाई ये 2 - x का स्क्वायर हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर, मतलब 4 + x² - 4x ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा होगा ना, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 + x इज इक्वल टू 8 + 2x² - 8x ऐसा आएगा। यहाँ से अगर लिखें तो 2x² - 8x, और ये x प्लस में इधर आके माइनस, तो -9x, और यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इधर 4 बचेगा, +4 इज इक्वल टू 0। ये 8 है, मतलब इसको -8x - x लिख दिया जाए, 2x² - 8x - x + 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये x -4 बचेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेते हैं तो x -4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो x -4 × 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 या फिर x इज इक्वल टू 1/2 ऐसा आ जाएगा ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ गई, 4 या फिर 1/2। अब 2 वैल्यू आ गई तो ऐसा नहीं कि दोनों वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। x अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो ये टर्म निगेटिव हो जाएगा, किसी का कंसंट्रेशन निगेटिव नहीं हो सकता। नहीं, बात समझ में आ रही है ना, किसी का कंसंट्रेशन निगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम क्या हो सकता है 0। तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 4 आ गया बट ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है, मतलब इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो अब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस बताने हमें नए, जब इक्विलिब्रियम फिर से एस्टैब्लिश हो गया तो ये 2 - 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, और ये 4 + 1/2 मतलब 9/2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कैसे करना है क्वेश्चंस को। चलिए, तो ये QC हमने डिफाइन किया, रिएक्शन कोशेंट, और उसका फ़ायदा ये है कि इससे हमें इसको कैलकुलेट करने से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हमें पता चल जाता है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्शन को शिफ्ट कराते हैं, और फिर हम लोग जो कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया होता है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। चलिए, तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे हम लोग इस चैप्टर का एक दूसरा पार्ट है, इक्विलिब्रियम पे किन किन चीज़ों से हम लोग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, ये सब चीज़ें हम लोग को अब कुछ देखनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है बेसिकली, अब न्यूमेरिकल पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब न्यूमेरिकल्स थोड़े कम बनते हैं, अब थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा है इस चैप्टर में। अब तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग और असाइनमेंट लगाइए। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।